स्पेशली मेडिकल कॉलेज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सीनियर्स जो हैं उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव होता है। ये बात ठीक है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना था, क्योंकि मुझे लगता था कि तो ये किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मतलब क्योंकि मैंने कई सारे एस्पिरेंट्स को सिर्फ इसलिए बाहर होते हुए देखा है। मैं पढ़ पाई, मैं सफल हो पाई क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुदिता शर्मा है। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में इस बार मुझे 381वां स्थान हासिल होकर आईडीएएस जो है वो पोस्ट मिली है। लेकिन यहाँ जो है मेरा परिचय आईडीएएस से पहले एक डॉक्टर होने का जो परिचय है, वो जो मेरी जर्नी रही है एक डॉक्टर बनने की इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है, वो मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। 2012-13 का ये टाइम था और 12th क्लास तक क्योंकि मैं घर पे ही रही थी, कभी घर से बाहर हमारा जाना नहीं हुआ इस तरीके से रहने के लिए। तो अपने आप में ये, क्योंकि आजकल जो हम जो जी रहे हैं, ये जो कोचिंग वाला जो समय चल रहा है, तो फोमो से ही कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज देते हैं। उनको लगता है कि अगर हमारा बच्चा बाहर नहीं गया तो बाकी बच्चे पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो पीछे रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हेजिटेशन, ये डर, ये कंसर्न्स मेरे पेरेंट्स की भी थी कि सब बच्चे प्रॉपर टेस्ट सीरीज और उस माहौल में तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए। तो मैंने भी तैयारी की, मैंने भी कोचिंग की और एकदम से मैथ्स से बायो में आना ये मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन उस टास्क की अपने आप की कुछ जो है सकारात्मक पहलू भी थे, कुछ नकारात्मक पहलू भी थे। नकारात्मक पहलू ये था कि एक सब्जेक्ट जो 50% वेटेज रखता है बायो, वो मेरा बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था और बाकी दो सब्जेक्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स जो कि 50% वेटेज रखते हैं, वो मेरे आईआईटी लेवल के प्रिपेयर थे। तो इन दोनों को बैलेंस करते हुए उस एक साल मैंने नीट की प्रिपरेशन शुरू की। मुझे याद है, मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन होता था, बट मुझे ये था कि इसी साल मुझे एग्ज़ाम निकालना है। तो कैसे जैसे तैसे करके कुछ देर लेट के, कुछ देर पढ़ के, कुछ देर बैठ के मैंने उस साल एक साल पढ़ाई की अच्छे से। और मुझे लगता है यूपीएससी से भी ज़्यादा मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा अगर मैंने कभी पढ़ाई की है तो वो एक साल वो नीट का था जब मैंने पढ़ाई की थी। और क्योंकि नीट नया नया आया था, फर्स्ट हमारा ही नीट था, तो तब ये नहीं पता था कि ये एग्जाम कैसा होने वाला है, क्या क्वेश्चन पैटर्न होगा इसका। तो एकदम सब कुछ ब्लाइंड चल रहा था, कोई एस्टैब्लिश्ड अप्रोच नहीं थी। तो उसके चक्कर में बहुत ज्यादा भी पढ़ना पड़ा कि क्या पता ये पूछ ले, क्या पता ये पूछ ले। तो एनसीईआरटीज पे फोकस रखते हुए मैंने, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो जैसे मेरी अप्रोच जो है वो 2013 वाली अप्रोच है, बट उसके बाद भी मैं लगातार नीट के पेपर्स के टच में रही हूँ क्योंकि मेरे कई कजिन्स ने, मेरे अपने भाई बहनों ने एग्जाम दिए हैं। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज जो अप्रोच रखी वो ये थी कि बायो को मैंने कम्प्लीटली एनसीईआरटी से तैयार किया। एनसीईआरटी से तैयार करने के बाद मुझे नहीं पता वो बुक आती है नहीं, अली नाम से एक बुक आती थी, उसमें जो है एमसीक्यूज थे एनसीईआरटी बेस्ड। तो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज जो है वो मैंने सॉल्व किए। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, बायो की बुक को रिवाइज करने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज जो है उनको आप सॉल्व करें। मैंने एक दो चीज देखी है जो हम डिफिकल्टी फेस करते हैं। एक तो क्या होता है कि जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें बीच में कई सारे एग्जाम्पल आते हैं जो कि फैक्चुअल होते हैं, और जब हम रीडिंग करते हैं तो वो एग्जाम्पल हमें तुरंत याद नहीं होते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि इस एग्जाम्पल को तो हम बाद में याद करेंगे अगली रीडिंग में। तो ये गलती ना करें। आप जब बायो की बुक पढ़ रहे हो, जब एग्जाम्पल आए उस एग्जाम्पल को तुरंत आप तभी याद कर लें। ये बात एकदम ठीक है कि आप 3-4 दिन बाद उस एग्जाम्पल को भूल जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप सेकंड रीडिंग में उन एग्जाम्पल को दोबारा याद करेंगे तो वो आपका स्ट्रेंथन ही होगा। तो इस तरीके से मैंने मेरी बायो की जो है बुक्स प्रिपेयर की। 11th और 12th मैंने दोनों एक ही साल में पढ़ी थी। तो एनसीईआरटी मैं मानती हूँ, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है जो मैंने किया है, कि बायो की एनसीईआरटी आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। इतना टिप्स पे होनी चाहिए कि आपको ये पता हो कि एनसीईआरटी के इस पेज पे इस लाइन में ये एग्जाम्पल लिखा है। तो इतना ही ओरिएंटेशन लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आपको होना चाहिए, इतनी एनसीईआरटी आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। दूसरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं यही कहना चाहूंगी कि जब तक आपके पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, अगर आपको मेटल और नॉन मेटल, उनके जो है चार्जेस क्या हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनको अगर आप नहीं जानते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत टफ होने वाली है। तो केमिस्ट्री को कंसेप्ट से पढ़ना स्टार्ट करें। तो आप केमिस्ट्री को कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलें,
स्पेशली आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सब हुए, ये सब कंसेप्ट के बिना हो ही नहीं सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन से सारे बच्चों को डर लगता है, तो मैं ये कहूंगी कि एक सेपरेट पेपर पे या छोटी सी कॉपी में सारे नेम रिएक्शंस एक साथ रख लें और दोस्तों के साथ हंसी मजाक में खेलते हुए उन नेम रिएक्शन को कोरिलेट करते हुए याद करें। तीसरा, मैंने भाई बहनों में, मेरे कजिन्स में, जितने भी बाकी लोगों से मैं मिली हूँ, मुझे लगता है सबसे ज्यादा भय जो भी नीट के एस्पिरेंट में है वो फिजिक्स को लेके है, क्योंकि फिजिक्स, उनको लगता है कि फिजिक्स तो बहुत डरावनी चीज है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि फिजिक्स एक बहुत साइंटिफिक सब्जेक्ट है और वो एकदम पिन टू पिन चलता है, उसमें कुछ भी जो है सब्जेक्टिव नहीं है, सब कुछ ऑब्जेक्टिव है। एक बार अगर आप फिजिक्स के कंसेप्ट पे पकड़ कर लेंगे, एक बार आप उस प्रिंसिपल को समझ लेंगे कि न्यूटन के तीनों लॉज आखिर कहना क्या चाहते हैं, मोमेंटम आखिर क्या है, कॉलिजन आखिर क्या है, अगर आप ये सारा कंसेप्ट बिल्ड कर लेंगे। मैंने फिजिक्स के लिए क्या अप्रोच की थी कि मैंने रेफरेंस बुक जो भी थी, एनसीईआरटी को रेफरेंस बुक थोड़ा थोड़ा सेलेक्टिवली माना, उसके अलावा जो भी टीचर जो थे उनके नोट्स जो थे उसको मैंने कंसेप्ट बिल्ड किए। कंसेप्ट बिल्ड करने के बाद हर चैप्टर के मैंने A4 साइज शीट पे अलग से फॉर्मूलाज लिख लिए। तो मेरे पास जब मेरा एग्जाम था उससे पहले सारे चैप्टर के A4 साइज के शीट्स में फॉर्मूला क्लियर कट लिखे हुए थे, तो मेरे को फिजिक्स रिवाइज करने में बहुत आसानी हुई। तो जब फिजिक्स के आपके फॉर्मूलाज आपको याद है, कंसेप्ट आपको याद है, तो फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें क्या किया जा सकता है, तो मैंने जो किया, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से आई थी, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी बायो की, तो मेरे टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आते थे। तो मैंने जो मिस्टेक देखी है यूजुअली एस्पिरेंट में, कि टेस्ट में जब मार्क्स कम आते हैं तो वो डीमोटिवेट होके, या जब वो टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे तो घर वालों को क्या बताएंगे, ये सोच के फिर वो टेस्ट ही नहीं देते हैं, टेस्ट को स्किप करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि टेस्ट दूंगा तो टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, तो घर वाले बोलेंगे पढ़ाई नहीं कर रहे। तो इसकी बजाय मेरी अप्रोच ये थी कि टेस्ट जो हैं वो रेगुलर देने हैं। तो मैं जितने टेस्ट हुए थे मैंने सारे टेस्ट दिए, और मेरा ये मानना है कि टेस्ट को आपको इस तरीके से लेना चाहिए कि जैसे हमारे टाइम पे 180 क्वेश्चन होते थे, अभी 200 आते हैं जिसमें से 180 करने होते हैं, तो 20 क्वेश्चन स्किप करने होते हैं। तो फिर से 200 क्वेश्चन के कंसेप्ट आपके पास एक पेपर में होते हैं। आप टेस्ट पेपर दे के आए, और टेस्ट पेपर दे के आए, और वो टेस्ट पेपर दे के आके मैंने देखा है लोगों को वो पेपर रोल करके और डेस्क के नीचे डालते हुए, और वो पेपर कभी नहीं निकलता वापस। तो ये गलती ना करें। आप जब टेस्ट पेपर दे के आए, किसी भी संस्थान का अगर थोड़ा ऑथेंटिक टेस्ट पेपर वो है, तो उसमें इतने कंसेप्ट तो होंगे कि आपका सब्जेक्ट थोड़ा प्रिपेयर हो जाएगा। तो वो सारे 200 क्वेश्चन जो है, मेक श्योर कि बायो के पूरे क्वेश्चन जो हैं वो आपको अच्छे से याद हो, उसका सारा कंसेप्ट आपकी बुक से सब कुछ आपको याद हो। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी जितने क्वेश्चंस हैं उनको आप पर्सनली घर आके सॉल्व करें, उनके सोल्यूशन देखें। तो एक टेस्ट पेपर को सॉल्व करने में आपको 5-6 घंटे लगेंगे, लेकिन उन 5-6 घंटों में आपका जो है पूरा 200 क्वेश्चन का पूरा एक जखीरा तैयार हो जाएगा। तो ये जरूर करें। उसके अलावा टेस्ट देने से पहले घर पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें, तो मैं क्या करती थी, एक प्रॉपर पूरे खाली रूम में, एग्जाम सेंटर में अपन कैसे जाते हैं वैसे पूरा माहौल बना के एक प्रॉपर खाली टेबल, पूरी कंप्लीटली खाली टेबल जिसपे केवल क्वेश्चन और आपके पेंसिल और एक घड़ी के अलावा कुछ भी ना हो। तो मैं 3 घंटे का टाइमर लगाती थी, उन सारे क्वेश्चंस को एग्जैक्टली टाइमर लगा के फिल करती थी। ओएमआर जो होती थी उसके मैंने प्रिंट्स निकाल रखे थे, मैं वहीं पे ओएमआर फिल करने की भी प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि मैंने कई सारे एस्पिरेंट्स को सिर्फ इसलिए बाहर होते हुए देखा है कि उन्होंने ओएमआर ढंग से फिल नहीं की। अगर आप ओएमआर ढंग से फिल नहीं करते हैं, कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं 3 घंटे हैं, पहले सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में 10 मिनट में ओएमआर भर लेंगे, तो आपका टोटल वेस्ट है वो अटेम्प्ट। आप 10 मिनट में ओएमआर नहीं भर पाएंगे, आपकी ओएमआर छूटेगी, या फिर आप हड़बड़ी में गलत भर के आएंगे। और यकीन मानिए, एक एक क्वेश्चन सही या गलत होना या उसका छूटना आपकी रैंक या आपका सिलेक्शन होना या नहीं होना डिसाइड करता है, स्पेशली तब जब नीट में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया हो। तो आप शुरू से अपने घर पे ओएमआर फिल करने की प्रैक्टिस करें। मैं वो पूरे 3 घंटे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी एकदम टाइमर लगा के। फिर मैं एक बार उन क्वेश्चंस को चेक करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि फिजिक्स के 45 क्वेश्चन में से मेरे 28 या 30 सही हुए हैं और ये 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो मैं क्या करती थी कि दोबारा एक सेकंड राउंड लेती थी उन 15 क्वेश्चन का जो मेरे गलत हुए हैं, कि क्या पता सिर्फ मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया हो, या सिर्फ कैलकुलेशन एरर की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया हो, या फिर कि मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। तो आप जो है उन 15 क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करें, और आप ये पाएंगे कि उन 15 में से 5-7 क्वेश्चन आपके फिर से सही हो गए।
सेकेंड राउंड होने के बाद फिर मैं देखती थी कि अब 6, 7, 8 क्वेश्चन ऐसे बचे हैं जो मुझसे सेकेंड राउंड में भी नहीं हुए। एक थर्ड अटेम्प्ट में लेने की कोशिश करती थी कि हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा टफ हो, थोड़ी मेहनत से, थोड़े टाइम बाउंड तरीके से बाहर निकल के ये सॉल्व हो जाए। तो मैं उसको तीसरे राउंड में सॉल्व करने की कोशिश करती थी। अगेन 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे बच ही जाते थे जो आपसे सॉल्व नहीं ही होते थे 3 राउंड के बाद भी। तो फिर मैं क्या करती थी, अपनी टेक्स्ट बुक में जाके, अपनी रेफरेंस बुक जो भी थी, नोट्स जो भी थे, उनमें जाके उन क्वेश्चन का कंसेप्ट देखती थी, सॉल्यूशन देखती थी, तो वो मेरे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते थे। तो मैंने घर पे जब भी टेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, मैंने हमेशा 2-2, 3-3 राउंड्स में प्रैक्टिस की है कि जो क्वेश्चन छूट गए उनको वापस अटेम्प्ट करना, इस तरीके से। तो ये करने से मुझे 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने की और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टेंडेंसी जो है वो डेवलप हो गई। तो मेरा जो था सिलेक्शन जब हुआ, मेरा फर्स्ट नीट के अटेम्प्ट में पहला ही नीट था और मेरा एक ही ड्रॉप में सिलेक्शन हो गया था। तो मेरी रैंक जो थी वो 6000 कुछ थी, ऑल इंडिया रैंक, और मुझे राजस्थान में स्टेट कोटा से जो है डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज मिला था, संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज। तो ये किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मतलब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरे साथ ही थी कोचिंग में, तो हम दोनों प्रिपेयर कर रहे थे, और क्योंकि उसके पास 11th-12th में भी बायो थी तो वो बड़ा अच्छा प्रिपेयर कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और मुझे शायद पीछे के कोई कॉलेज मिले। बट जो है किस्मत जब आपको कहीं ले जाती है, तो मैंने फिर फाइनली जो है जोधपुर कॉलेज में हम दोनों का सिलेक्शन हुआ, हम दोनों सेम कॉलेज में गए, हमने प्रिपरेशन साथ में की थी और सेम कॉलेज में हमने एमबीबीएस भी की। तो जैसे मैं पहली बार कॉलेज में गई थी, तो मेडिकल कॉलेज को लेके ना एक अलग सा ऑरा बाहर बच्चों में चलता है कि जैसे वहाँ बहुत सीनियर्स रैगिंग लेते होंगे, डेड बॉडीज ऐसे ही पड़ी रहती होंगी, या क्या कैसे होता होगा, डेड बॉडीज को देख के बच्चे जो कैडेवर जिसको बोलते हैं डेड बॉडीज को वहाँ पे मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में, कि बच्चे बेहोश हो जाते होंगे। तो मैं जब पहली बार गई थी तो मुझे भी ये सारी क्यूरियोसिटीज थी कि कैसे होने वाला है। उनका मेडिकल कॉलेज का अपना एक अलग ड्रेस कोड होता है। पहली बार जब हमें पता चला कि अब कॉलेज जाना है, तो वहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले कि सूट पहनना है, उसके नीचे शूज पहनने हैं, बाल टाई होने चाहिए आपके। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस हमें भी मिले थे। लेकिन आप शुरू में ये चीज़ें जो आपको फ्रस्ट्रेट करने वाली लगेंगी, बाद में जब आप एमबीबीएस कंप्लीट करेंगे, ये आपको बड़ी फनी सी लगेंगी। आपको लगेगा कि कितनी इंटरेस्टिंग लाइफ थी। फाइनल ईयर में हम फर्स्ट ईयर को ज़्यादा मिस करते थे। अब हम ज़्यादा फर्स्ट ईयर को मिस करते हैं, हम एमबीबीएस को मिस करते हैं। तो ये सारा जो इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक ब्रह्मांड है, वहाँ उसकी अपनी जीवनचर्या चलती है। तो मेडिकल कॉलेज के जो लोग हैं उनका अपना एक इकोसिस्टम है, उनकी अपनी एक अप्रोच है लाइफ को लेके, उनका अपना एक ऑरा बना हुआ वहाँ पे होता है। तो जैसे मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, जिस दिन सारा फॉर्म फिलिंग और हुआ और मेरा फाइनल एडमिशन हो गया, तो पूरे कॉलेज का जैसे राउंड करवाया गया। तो शुरू में जब आप जाएँगे तो इतने डिपार्टमेंट्स के नाम आपको बताए जाएँगे, और क्योंकि 19-20 सब्जेक्ट पूरे 5-6 साल में होते हैं, तो आपको जो है उस सब्जेक्ट का नाम ही नहीं याद होता है। पहली बार में आपको लगता है अरे बाप रे! कैसे ये मैनेज होगा? लेकिन जैसे आप फर्स्ट ईयर पढ़ना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी है। तो धीरे-धीरे आप फिर जैसे पहली बार हमने कैडेवर रूम देखा, तो हमें पता चला कि जो लिक्विड है उसको किस में रखा जाता है, कि अच्छा जो लिक्विड है उसका नाम फॉर्मेलिन है, उस कैडेवर को उसमें रखा जाता है। और आम तौर पे ऐसे कैडेवर को लेके बहुत ऐसे नोशंस रहते हैं कि जो है उन पे डाइसेक्शन किया जाता है, कोई अपनी बॉडी ऐसे कैसे दे देता है। बट हम जब मेडिकल कॉलेज गए तो हमने देखा कि लोग कितने ज़्यादा अवेयर हैं, और भी ज़्यादा इस अवेयरनेस की हमारे कंट्री में ज़रूरत है। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तो हमने पहली बार देखा कि किसी की अर्थी, किसी की जो अंतिम यात्रा है, वो हमारे कॉलेज में आई, और उन्होंने अपनी जो देह दान की, वो हमारे लिए जो है पढ़ाई के लिए उनकी जो है, उनका जो है बॉडी को उन्होंने अपनी बॉडी को डेडिकेट किया और हमने उस पे शोध किया। तो ये जो है आपको पहली दफ़ा ऐसा लग सकता है कि ये ठीक नहीं है या ये गलत है, लेकिन ये कितना ज़्यादा, आप सोचिए कि अपनी अपने देह को अपनी जाने के बाद समर्पित कर देना किसी संस्थान की शिक्षा के लिए। तो जितना वो समर्पण होता है, उतना ही समर्पण आप देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट होते हैं, उनको ये चीज़ सिखाई जाती है कि ये जो कैडेवर है, ये जो डेड बॉडी है, ये केवल एक डेड बॉडी नहीं है। उसका रिस्पेक्ट उतना ही रिस्पेक्ट किया जाता है, जितना हम एक जीवित व्यक्ति का रिस्पेक्ट करते हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा। हमें पूरा सिखाया जाता है कि कैसे आप उन्हें पूरा कवर करना है निकलने से पहले, कैसे आप डाइसेक्ट करेंगे, उससे पहले आपके मन में रिस्पेक्ट की फीलिंग होनी चाहिए कि किसी ने अपनी बॉडी डोनेट की है और मैं आप पे कट लगा रहा हूँ, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारे लिए कुछ किए हैं तो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो मेडिकल कॉलेज से बाहर नहीं सुनाई देती है, वो एक आप जो है कर्टसी वाली फीलिंग, एक ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग जो है
आप मेडिकल कॉलेज में जाके सीखते हैं। स्पेशली मेडिकल कॉलेज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सीनियर्स जो हैं उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव होता है। ये बात ठीक है, कई जगह दिक्कतें हैं, अपनी चिंताएं हैं, लेकिन जैसे मैंने सीखा है तो जितने सीनियर्स अगर कोई आपके साथ शुरू में स्ट्रिक्ट बिहेवियर कर रहे हैं, वही आपके साथ सबसे लास्ट में आप देखेंगे पाएंगे कि 5-6 साल होते होते वो सीनियर्स आपके लिए एक फैमिली हो जाएंगे। जैसे मेरी जो सीनियर थी, मेरी जो फेवरेट सबसे जो करंट सीनियर थी, तो वो मुझे बहुत स्नेह रखती थी। तो ऐसा होता है कि मेडिकल कॉलेज में शुरू में बहुत सारी फाइल्स और डायग्राम्स आप अपने सीनियर्स के भी बनाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्डनसम वो काम ज़्यादा हो जाता था, तो लगता था कैसे इतनी फाइल्स बनाएँगे। तो उन सीनियर ने मेरी ऐसे हेल्प की कि उनकी फाइल मेरे पास ही रहती थी। वो बोलती थी जब भी कोई आए बोल देना कि उन बॉस की फाइल मेरे पास है, तो मैं आपकी नहीं बना पाऊँगी। तो इस तरीके से, और फिर आज भी 10 साल होने के बावजूद भी मेरा उनसे जो रिश्ता है, एक बड़ी बहन का रिश्ता है। तो इस तरीके से और अब तो रैगिंग के बारे में जितना कहा जाता है कि भई उसके लिए बहुत ज़्यादा रेगुलेशन गवर्नमेंट ने की है। मुझे याद है पहली बार जब जो है एक फ़ोन कॉल वाली गाइडलाइन आई थी, वो नंबर मुझे आज भी याद है, 1800-180-5522 पे आप कॉल करें और रैगिंग की कंप्लेन करें। तो ये सारी चीज़ें जो है मेडिकल कॉलेज में होती है। और फिर जब आपकी एमबीबीएस कंप्लीट होने वाली होती है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो इतना सुनहरा जो समय है वो जा रहा है। तब फाइनल ईयर में आपको लगता है जल्दी से खत्म हो, और इंटर्नशिप आते-आते लगता है अरे इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया। और इनफैक्ट जब आप आगे भी जाके पीजी करेंगे, या फिर अगर यूपीएससी की तरफ भी आए, या कोई और भी वेंचर, कुछ लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी जाते हैं, तो उस सब में आप सबसे ज़्यादा किसी को मिस करेंगे तो वो आपकी एमबीबीएस का जो है वो टेन्योर होगा। पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि एमबीबीएस जो है अच्छी बात है, बहुत रेपुटेटेड जॉब है, लेकिन ये इतनी ही रिगरस और हार्ड वर्किंग सर्विस भी है। आपका जो बच्चा है उसको पूरे 5 साल में 19-20 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ना सिर्फ पढ़ने पड़ेंगे, सीरियसली पढ़ने पड़ेंगे, उसमें कोई भी लापरवाही जो है उसको बैक लेके आ जाएगी, और बैक जब उनकी लगेगी तो आप 6 महीने पीछे हो जाएँगे, वो अपने आप में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। तो सबसे पहले ये देखें कि आपका बच्चा वाक़ई डॉक्टर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। क्योंकि उनकी इच्छा के बिना उनके लिए ये बहुत बर्डनसम होगा। मैं राजस्थान से आती हूँ, कोटा की सुसाइड्स की बात अक्सर खबरों में रहती है। तो मैं इसीलिए और ज़्यादा कहना चाहूँगी कि मैं पढ़ पाई, मैं सफल हो पाई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे इस बात का तनाव नहीं दिया कि मेरे कितने नंबर आए हैं। उनका नंबर पूछना, मुझे कभी ये नहीं लगा कि नंबर कम आएँगे ये बताऊँगी तो वो मुझ पे गुस्सा करेंगे, या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को उन कम्फर्ट ज़ोन में लाएँ, उनके नंबर कम आए तो उन्हें मोटिवेट करें, और अगर वो नहीं निकाल पा रहे हैं ये एग्ज़ाम, तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। जो बच्चा एक चीज़ में अच्छा नहीं है, वो हो सकता है किसी और चीज़ में अच्छा हो। किसी न किसी चीज़ में तो वो ज़रूर अच्छा होगा, उसको हमें पहचानने की ज़रूरत है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि केवल और केवल इस होड़ा-होड़ी में डिसीज़न ना लें कि मेरा दोस्त ये तैयारी कर रहा है तो हम भी चले जाएँ। ये ऐसा नहीं है, ये प्रोफ़ेशन जो है बहुत सेक्रेड प्रोफ़ेशन है, बहुत हार्ड वर्क वाला प्रोफ़ेशन है। स्पेशली जब आपकी एमबीबीएस खत्म हो जाएगी और आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि जितनी एमबीबीएस की सीट होती है उससे कम पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स होती हैं, तो वहाँ उसका एक अपना एक टफ कॉम्पिटिशन होता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के टफ कंपटीशन को फाइट करना नीट से भी ज़्यादा टफ होता है। तो नीट पीजी, फिर जब आप 6 साल की एमबीबीएस कर चुके हो तो उतना पढ़ाई को सस्टेन करना, फिर 3 साल की पीजी आपकी होती है। तो पीजी में फिर आपके शुरू में फर्स्ट ईयर में हमारे हालात तो और ज़्यादा टफ है, 18-20 घंटे जो है फर्स्ट ईयर रेजिडेंट की ड्यूटीज़ होती हैं। तो आप इस तरीके से जो है उनको बर्डनसम ना करें। तो 6 साल, फिर पीजी 3 साल, और अभी हम जिस दौर में जी रहे हैं वो सुपर स्पेशलिटी का दौर है, तो फिर 3 साल और सुपर स्पेशलिटी। तो ये 10-12 साल की पढ़ाई वाक़ई अगर आप करने को तैयार हैं, तो ही सोच समझ के डिसीज़न लें। और मेरा जैसे अगर मैं कोई एक अच्छा-सा किस्सा याद करूँ, तो मैं जब जैसे ये सर्विस जो है, इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन इस सर्विस में मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसे मोमेंट आएँगे कि आप जो है वो किसी को सर्व कर रहे हैं, किसी को ठीक कर रहे हैं, तो आपको ऐसा अंतरात्मा में दिल तक ये चीज़ छुएगी कि मेरे हाथों से ईश्वर ने किसी का कुछ भला करवाया है, या मैं इतना सक्षम हो पाया कि किसी को कुछ हेल्प कर पाया। तो जैसे कि मेडिकल साइंस के बाद भी आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप पीजी कर सकते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं,
या फिर कई लोग जो हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, उनको अगर लगता है कि उनकी मैनेजमेंट स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं तो वो कर सकते हैं। कई लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना था? क्योंकि मुझे लगता था कि केवल हेल्थ सेक्टर में सर्व करने की बजाय मैं अम्ब्रेला सेक्टर चूज करना चाहूंगी, जिसमें सारे सेक्टर्स का कुछ ना कुछ हो और अलग अलग माध्यमों से आप जो है पब्लिक सर्विस कर पाए, इसलिए मैंने चूज किया। बट मेडिकल साइंस अपने आप में एक बहुत अच्छा विषय है और आप वहाँ पे काम करना, वो भी एक अच्छी सर्विस है, आप वहाँ पे काम करना बहुत एंजॉय करेंगे। तो क्योंकि कविताएं जो हैं मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और जब भी मैं कुछ संघर्ष वाला या फिर कुछ सफलता वाला बोलती हूँ तो मुझे एक कविता ज़रूर याद आती है। तो गोपाल दास नीरज साहब की एक कविता है, अगर आप सेलेक्ट ना हो, जैसे मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ बट नीट में हो गया, और जिनका नीट में नहीं होगा उनका कहीं और हो जाएगा, तो उसी पे मैं ये कहना चाहूंगी कि पल पल अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है।